Good evening, sir. गुड इवनिंग। Evening, sir. Evening, sir. बेटा बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। सर बेटा सर जो ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है ना, उससे कोएगुलेशन से बचाने के लिए ईडीटीए यूज करते हैं, थायलीन, डायमीन, टेट्राएसिटिक एसिड। तो उसे क्यों करते हैं? एक मिनट बेटा, एक मिनट। बहन इतने से मैं क्या क्या बोल दिया यार, तू समझ में ही नहीं आया। वो ब्लड बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्या मैं मैथ्स वाला इतना गंवार हूँ कि जो मेरे को समझ में नहीं आएगा? हाउ बेटा ये पीछे से एक तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। किसी के माइक से प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है, बहुत खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रही है। सर हम लोग को नहीं आ रही है। सर कुछ लोगों का माइक ऑन है इसलिए होगा। चलो ठीक है ठीक है। हाँ बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। ये सरफेस केमिस्ट्री, ये है आपके पास लेक्चर 5th है। अच्छा मैंने लेक्चर 3rd की शायद वो पीडीएफ नहीं भेजी थी, मैंने कुछ स्टूडेंट को भेज दी आज जो मेरे से कांटेक्ट में थे। तो उनको क्या है, उसको आप है ना सभी शेयर कर लेना आपस में, जो भी आपका कॉमन ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री में लेक्चर 5 बेटा, इसी में जो अपन ने पढ़ा था कोएगुलेशन पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है कोएगुलेशन वैल्यू। इसको सीवी बोलेंगे या एक और नाम होता है इसका फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। इसको एफवी से लिखते हैं अपन, एफवी से। हिंदी में बोलते हैं अपन, एक तो स्कंदन मान हो जाता है इसका नाम, स्कंदन मान, और एक होता है ऊर्णन मान, ऊर्णन मान। तो ये स्कंदन मान या ऊर्णन मान, ये क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ। मिनिमम millimoles of suitable electrolyte which is required for complete coagulation of 1 liter colloidal solution। अब इसकी जो एग्जाम में पूछी जाती है उसकी यूनिट पूछी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो यूनिट। तो अपन देखते हैं वो यूनिट क्या होती है, क्या पूछा जाता है उसमें। हिंदी में लिखते हैं 1 लीटर कोलाइडी विलियन की संपूर्ण स्कंदन के लिए आवश्यक विद्युत अपघट्य की न्यूनतम मिलीमोल
मिलीमोल की मात्रा एफवी या सीवी कहलाती है। तो बेटा ये तो इसकी परिभाषा। अगर एग्जाम के हिसाब से बोले, हालांकि इस पे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको एक न्यूमेरिकल फिर भी बता रहा हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है, यूनिट ऑफ सीवी या एफवी। बेटा ये एग्जाम में आ चुका है, सभी एग्जाम में। तो आपको यूनिट बोलनी होती है मिलीमोल्स पर लीटर। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, इसकी यूनिट। ठीक है, ये आप बिल्कुल याद करके जाएंगे। अभी डेफिनेशन भी मैं समझाता हूँ। जो इसका फॉर्मूला होता है, सीवी बोल लो या एफवी बोल लो, सीवी या एफवी कुछ भी बोल लो आप, सीवी या एफवी, ये होता है एम इंटू वी एम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। बेटा ये तो होता है विद्युत अपघट्य का, आयतन। और ये जो नीचे आता है ये आपके पास होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो ये भी आपको फॉर्मूले में ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पहले डेफिनेशन बताते हैं। तो वो डेफिनेशन हमेशा क्या है, फॉर्मूले से ही निकलती है। देखो अगर नीचे वाले को 1 लीटर ले, तो ये कह रहा है कि कोलाइडी विलयन के 1 लीटर को पूर्णतया स्कंदन मतलब अवक्षेप पूरा खत्म करने के लिए, पूरा अवक्षेप में खत्म हो जाए, ठीक है, अवक्षेप बन जाए, तो उसके लिए मिलीमोल्स का मतलब ही क्या होता है, m इंटू वी एम। तो जितने मिलीमोल की आवश्यकता होती है वही उसका क्या कहलाता है, कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। अगर एग्जाम के हिसाब से देखें तो ये पूछा जाता है आपसे एफवी फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू या ऊर्णन मान की जो इकाई होती है वो क्या होती है। तो आपको इकाई की घोषणा करनी है मिलीमोल प्रति लीटर। अब देखो यहाँ 2 आयतन है, ऊपर जो आयतन है वो विद्युत अपघट्य का होगा, नीचे कोलाइडी विलयन का होगा। तो जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर फॉर्मूला में m के बाद क्या लिखा है? m के बाद v के पैरों में ml। ओके सर। ठीक है, 0.2 m 200 ml NaCl द्वारा 500 ml कोलाइडल सॉल्यूशन को पूर्णतया स्कंदित किया जाता है। Fv बराबर क्या, 0.2 m 200 ml NaCl is required for complete coagulation of 500 ml कोलाइडल सॉल्यूशन। CV और FV ये वैल्यू क्या है। आप ध्यान से सॉल्यूशन देखना बेटा, सॉल्यूशन ध्यान से देखना। देखो FV या CV, पहली बात तो एक ही बात होती है, फॉर्मूला लगाया m इंटू वी एम अपॉन v इंटू लीटर। बेटा ये खास बात, ये विद्युत अपघट्य का होता है, ये विद्युत अपघट्य का मतलब इलेक्ट्रोलाइट का। और नीचे जो वैल्यू होती है वॉल्यूम इन लीटर, ये कोलाइडल सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मोलरिटी दे रखी है 0.2 रख दी, और वॉल्यूम दे रखा है ये 200, और ये ml में ही होना चाहिए, तो ये 200 कर दी। और पूरा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 500 दे रखा है, लेकिन ये लीटर में होना चाहिए, इसलिए अपॉन कितना आ जाएगा 1000। तो मैंने 1000 का डिवाइड क्यों किया, ये बात आ गई आपको समझ। तो आप देखो ये तो हो गया 0.2 आ गया, ये 200 आ गया, ये 1/2 आ गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, 420 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 80। तो इसकी जो यूनिट आएगी खास बात 80 मिली मोल्स और पर लीटर। तो एक न्यूमेरिकल भी हो गया
और साथ में यूनिट। बट अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो यूनिट पूछी जाती है, ठीक है। तो स्कंदन से संबंधित एक और नई बात आई, स्कंदन मान, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन बेटा हार्डी शुल्जे नियम, ठीक है। ये आपके पास आता है, इसको थोड़ा पेन को अब ध्यान देना बेटा, नियम क्या होता है पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। सर हार्डी के बाद वाले का स्पेलिंग बताइए ना। शुल्ज, 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 SHULZ, ठीक है। हायर द चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायनिक पार्ट ऑफ electrolyte, higher will be coagulation power. विद्युत अपघट्य के धनात्मक व ऋणात्मक भाग पर जितना ज्यादा आवेश होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ बेटा, आप सभी स्टूडेंट है ना, ये नियम क्या है और इससे संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा चांस है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाए, तो आप इसको है ना बिल्कुल ढंग से समझना। देखो, पहली बात तो चार्ज जितना ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, सोडियम प्लस की तुलना में स्कंदन क्षमता का जो क्रम होगा, सोडियम प्लस की तुलना में मैग्नीशियम +2, फिर इससे ज्यादा एल्यूमिनियम +3, इससे ज्यादा Sn+2। कहने का मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा स्पंदन क्षमता होगी। एनायन की बात करें, Cl- से ज्यादा, SO4-2 इससे ज्यादा, PO4-3 और इससे ज्यादा, FeCl6 इस पूरे के ऊपर -2। तो बेटा जितना ज्यादा चार्ज होगा स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। और शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं अपन, स्कंदन क्षमता समानुपाती आवेश समानुपाती 1/, स्कंदन मान। सर चाहे प्लस माइनस जो भी हो। हाँ जो भी हो, अभी समझ में आ जाएगी कब प्लस यूज में लेना है कब माइनस यूज में लेना है, अभी समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में लिख के देता हूँ, ये है कोएगुलेशन पावर प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू ये रूल होता है। अब बेटा आपको बिल्कुल समझ में आएगी बात। 3 क्वेश्चन, ठीक है, मैं 3 क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, और तीनों में ऑप्शन एक जैसे ही दूंगा मैं, आप ध्यान से देखो। सर वो कोगुलेशन वैल्यू था ना। हाँ, कोएगुलेशन वैल्यू CV FeOH whole threads colloidal particle is coagulated by given electrolyte। सर निम्न से स्पंदित होते हैं।
मैक्सिमम कोएगुलेशन पावर, अधिकतम स्पंदन क्षमता किसकी होगी? ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है NaCl, ये ऑप्शन दे रखा है Ca3PO4 होल ट्वाइस, सी ऑप्शन दे रखा है Al2SO4 होल थ्राइस, डी दे रखा है ऑल इक्वल। बट अभी है ना आपको बिल्कुल ढंग से अभी 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। AS2S3 is coagulated maximum coagulation power, अधिकतम स्कंदन क्षमता, फिर ऑप्शन यही है NaCl, B, Ca3PO4 होल ट्वाइस, सी दे रखा Al2SO4 होल थ्राइस, डी दे रखा है ऑल इक्वल। आपको थर्ड नंबर दे रखा है TiO2 is coagulated by maximum coagulation value, अधिकतम स्पंदन मान। ए ऑप्शन वापस ये दे रखा NaCl, बी दे रखा Ca3PO4 होल ट्वाइस, सी दे रखा Al2SO4 होल थ्राइस, डी दे रखा ऑल इक्वल। बेटा आपके स्क्रीन पे अभी 3 क्वेश्चंस आ रहे, ठीक है, मैं स्क्रीन को और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये कर दिया। अब आप सुनना मेरी बात, और कोई भी स्टूडेंट है ना बिल्कुल भी इधर उधर मत होना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, जितना भी है ये जितना भी यहाँ लिखा हुआ है ये सारा का सारा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो इनके सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं, बेटा ध्यान देना। अब है ना आप सभी सुनना ध्यान से, प्लस माइनस, और कल जो मैंने आपको चार्ज याद करने को बोला था, देखो जिन्होंने भी कल वाला पढ़ा है, जो धातु हाइड्रोक्साइड होते हैं, पहले मेरे को ये बताएं कि FeOH का होल थ्राइस ये कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज कैसा होगा, ये बताओ कैसा चार्ज। बेटा ये याद करना है आपको, ये कल जो टेबल लिखाई थी आप कहेंगे सर कहाँ से आएगा, टेबल से। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। पहले मेरे को ये बताओ, ये सुनना आप, ताकि अगला क्वेश्चन का आप जवाब खुद दे सको। बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडी कण पॉजिटिवली चार्ज होगा वो किससे, विद्युत अपघट्य के कौन से भाग से स्कंदित होगा, पॉजिटिव वाला किससे कोएगुलेट होगा, ऋणात्मक। तो अब आपको, हाँ अब आपको इसमें क्या देखना है, केवल एनायन Cl माइनस, PO4 माइनस 3 एंड SO4 माइनस 3। बेटा केवल धनात्मक नहीं देखना है आपको, केवल ऋणात्मक। अब ये भी क्वेश्चन में देखना है स्कंदन क्षमता किसकी ज्यादा है,
बेटा अभी ऊपर पढ़ा कि क्षमता किसकी ज्यादा होती है, जिस पर आवेश क्या होता है, ज्यादा। अभी एक दो स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर पॉजिटिव देखेंगे या नेगेटिव, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ नेगेटिव क्यों देख रहे हैं? बोलो Yes. बेटा। तो आप बोलो इसका आंसर कौन यस सा सर। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी बोलो। बी। बी। ठीक है, आ रही है बात समझ में आपको? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट और फ्री के मार्क्स है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। ये आने के आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको पता चले हाँ सर ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं, और बिल्कुल फ्री के मार्क्स। अब आर्सेनिक सल्फाइड, बेटा AS2OS, ये AS2S3, बेटा ये टेबल से याद होना चाहिए। ये खुद कैसा होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक। तो इसमें कौन सा देखोगे बेटा? पार्ट कौन सा देखोगे? धनात्मक। धनात्मक देखोगे। तो सोडियम प्लस कैल्शियम +2 एंड एल्यूमिनियम +3। तो अब बताओ सबसे ज्यादा कौन सा होगा? ऑप्शन सी। क्योंकि स्कंदन क्षमता एल्यूमिनियम। हाँ, स्कंदन क्षमता जिसपे चार्ज सबसे ज्यादा होगा। अब एक बात ध्यान देना बेटा, अगले क्वेश्चन में, ठीक है, स्कंदन क्षमता नहीं पूछिए, कोएगुलेशन पावर नहीं, कोएगुलेशन वैल्यू। स्कंदन क्षमता नहीं, स्कंदन मान। तो बेटा स्कंदन मान के केस में आवेश क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। आंसर। तो अब आप ध्यान दो, पहले तो मेरे को ये बताओ, पहली बात तो जो याद करना था, जो टेबल थी, ये सारी चीज टेबल से आएगी बेटा, टेबल से। TiO2 कैसा था? मेटल ऑक्साइड। पॉजिटिव। देखोगे कौन सा? धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक देखोगे, नेगेटिव वाला, Cl माइनस, PO4 -3, फिर SO4 -2। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, कोएगुलेशन वैल्यू के लिए बेटा, कोएगुलेशन वैल्यू और चार्ज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मैक्सिमम आए तो चार्ज क्या आना चाहिए? मिनिमम। मिनिमम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा इसके अंदर? NaCl। ए। फर्स्ट। बेटा आप सभी देख लो, इसमें आंसर बी है, इसमें सी है, इसमें ए है। और मैं आपको बताऊं, ये रिवीजन में जरूर लें, स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि आपकी शीट में आपको जो PDF मिलती है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन स्कंदन क्षमता के होते हैं, तो स्टूडेंट जल्दबाजी में इसका आंसर गलत कर देता है। बेटा आप सभी ये देखो, आपको ये 3 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें पुरानी बात, वो कल जो टेबल लिखाई थी वो याद करने की है, सिर्फ वही चीज याद करने की है, बाकी सारा लॉजिकल है। आपको आ गया समझ में? सर थर्ड वाले कराओ। करिए ना। हाँ, थर्ड वाले में बेटा स्कंदन मान पूछा गया है। देखो स्कंदन मान तो ऊपर आए यहाँ पर, स्कंदन मान अगर मैक्सिमम चाहिए आपको, मैक्सिमम, तो आवेश क्या होना चाहिए? मिनिमम। ठीक है, कम होना चाहिए सर। तो आवेश मिनिमम किस वाले में आ रहा है? Cl माइनस में आ रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आपको आ गई मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब बेटा अपना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैं आपको बता दूं, स्कंदन ऊर्णन जो ये था, कल से आज तक पढ़ा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। ऊपर जो न्यूमेरिकल था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम आता है एग्जाम में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था कि ये पूछा जाएगा आपसे स्कंदन मान या ऊर्णन मान की इकाई, कोएगुलेशन वैल्यू एंड फ्लोक्युलेशन वैल्यू की यूनिट। तो आप क्या बताएंगे? मिलीमोल्स, ये यूनिट ऊपर लिखी है, मिलीमोल्स पर लीटर। सुन ली मेरी बात ध्यान से? ठीक है, फिर हार्डी यस शुल्जे सर। नियम था। अब बेटा अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद। इसके बाद आता है बेटा, इसी में ये जो चल रहे थे अपनी प्रॉपर्टी चल रही थी, पहले नंबर पे आवेश पड़ा था, दूसरे तीसरे नंबर पे अपन ये लेते हैं, ये होता है विद्युत विद्युत कण संचरण। इसको इंग्लिश में एक नाम देते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोरेसिस, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ
in presence of electric field, the movement of colloidal particle in the direction of particular electrode is known as same. सेम का मतलब समझते ना, जो हेडिंग लिखी हुई हिंदी में लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का विशेष इलेक्ट्रोड की तरफ गमन विद्युत कण संचरण कहलाता है। विद्युत कण संचरण कहलाता है। With help of this process, सर नोन एज के बाद क्या लिखा है? नॉन एज सेम मतलब हेडिंग। सर गमन के बाद और गमन विद्युत कण संचरण, ठीक है। With help of this process, the type of charge is determined on CP, but magnitude of charge cannot be determined. बेटा आप सुनना मेरी बात, चलो पहले हिंदी में लिख देता हूँ। इससे आवेश का प्रकार ज्ञात किया जाता है, लेकिन आवेश का परिमाण ज्ञात नहीं कर सकते। अभी बेटा बहुत आसान सा है ये, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसका पूरा डायग्राम बनाते हैं। सर ऊपर करो ना थोड़ा सा। कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ मैं कर रहा हूँ बेटा, एक मिनट बचे। देखो क्या होता है, पहले आप प्रोसेस समझना बेटा। यहाँ पर क्या रखे होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल रखे होते हैं इस वाले में, ठीक। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। अगर ये सारे के सारे पार्टिकल यहाँ पर इकट्ठा हो गए, ये पार्टिकल यहाँ पर, कहाँ पर, प्लस के पास, तो ये खुद कैसे चार्ज होंगे बेटा, नेगेटिव। मतलब आप कहोगे एनोड की तरफ गया तो वो पार्टिकल कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। अगर ये सारे के सारे यहाँ इकट्ठे हो गए, कहाँ पर, कैथोड के पास पर, तो ये खुद कैसे चार्ज होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। और अगर इनका कहीं गमन नहीं हुआ, यहीं के यहीं रह गए, तो अपन क्या बोलेंगे, ये कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे, उदासीन होंगे। तो बेटा इसी को पूरी डेफिनेशन बोलता हूँ मैं, देखो आपको। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में
जो कोलोइडल पार्टिकल का मूवमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड लिखा हुआ, तो किसी इलेक्ट्रोड की तरफ जो डायरेक्शन होगा उसी को इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विशेष इलेक्ट्रोड की तरफ कोलाइडी कणों का जो गमन होता है वो विद्युत कण संचरण कहलाता है। इससे अपन ये तो पता कर सकते हैं कि चार्ज का जो टाइप है मतलब कैटायनिक है या एनायनिक, लेकिन मैग्नीट्यूड पता नहीं कर सकते। अब बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, आप ये तो पता कर सकते हो कि माइनस और प्लस होगा चार्ज, लेकिन ये कभी पता नहीं कर पाओगे -1 है -2 है -3, ये नहीं पता कर सकते। आप ये पता नहीं कर सकते +1 है +2 है +3 है, ये इसका परिमाण पता नहीं कर सकते, इसका मैग्नीट्यूड पता नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या पता कर सकते हो कि चार्ज धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, ये पता कर सकते हो। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? बोलो बेटा। विद्युत, हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? यस सर। यस सर, एकदम क्लियर कट। विद्युत कण संचरण इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बहुत आसान सा कंसेप्ट है, सीरियसली आसान सा है, आपको आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, ये वाला जो यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इससे अपन कैटायनिक चार्ज है या एनायनिक है ये तो पता कर सकते हैं, धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक है, पर क्या पता नहीं कर सकते उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड पता नहीं कर सकते कि भाई +1 होगा, और ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस से ऑप्शन में मिलेगा, केवल टाइप ऑफ चार्ज ही पता कर पाएंगे, ऑप्शन मिलेगा टाइप एंड मैग्नीट्यूड बोथ, तो ये गलत होगा। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ठीक है। यस सर। इसके बाद फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है 4 नंबर पे, नाम भी सुना होगा आपने, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन सर गति। सीपी के नीचे न्यूट्रल लिखा है ना? हाँ, ब्राउनियन गति। The random zigzag motion of CP, इसको BM से लिखते हैं शॉर्ट, इस दोनों BM। सर ब्राउनी गति के बाद ब्रैकेट में क्या लिखे हो, BM है क्या? हाँ BM, CP की यादृच्छिक या टेढ़ी मेढ़ी गति BM कहलाती है। बेटा देखो, अगर आप क्या अभी 10 पार्टिकल को माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, जो यहाँ था वो आपको थोड़ी देर में यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ से यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ से यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ ऊपर चला गया ऐसा दिखेगा, फिर यहाँ आ गया ऐसा दिखेगा। तो बेटा ये इस टाइप की जो गति होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। जैसे गैस के कणों की गति होती है ना, उसी तरीके से होती है। ये क्यों होती है, उसका रीजन क्या होता है, रीजन, तो रीजन क्या देते हैं, ड्यू टू collision between dp and dm particles। कण व माध्यम के कणों
के मध्य टक्कर के कारण यह गति होती है। बेटा इसको हालांकि आप परेशान मत हो ना, मैं डायग्राम बना रहा हूं। जैसे कोलाइडीकरण, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे एयर के पार्टिकल है। तो ये क्या है, कोई यहाँ से टक्कर मार रहा है, कोई यहाँ से टक्कर मार रहा है, कोई यहाँ से टक्कर मार रहा है, कोई यहाँ से, कहीं से कम कहीं से ज्यादा। मतलब अब उसके बाद क्या होता है, नेट रिजल्ट। मान लो नेट रिजल्ट आया, ये नेट इनका परिणामी, ये जो है म्यू आर परिणामी आ गया इसका। तो परिणामी के कारण ये नई डायरेक्शन, मतलब ये कोलाइडल पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। फिर उसी तरीके से फिर टक्कर हुई, फिर टक्कर हुई, फिर टक्कर हुई, इनमें माध्यम के कड़ों माध्यम, फिर परिणामी मान लो इधर आ गया, तो ये नया यहाँ पहुंच गया कोलाइडिकल। तो बेटा इस तरीके से जो परिणामी टक्करें होती है, मतलब आपसे अगर कारण पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, ये तो मीडियम है, मीडियम और कोलाइडी कड़ों इनके बीच में जो कॉलिजन हो रहा है, इसके कारण ये रैंडम यादृच्छिक गति पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, इट इज known as मैकेनिकल या काइनेटिक। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक इफेक्ट ऑफ सीपी। ये है सीपी का यांत्रिक या गतिकी प्रभाव कहलाता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाता है 4 ऑप्शन में कि कोलाइडल पार्टिकल का मैकेनिकल इफेक्ट कौन सी प्रॉपर्टी से बताते हैं, तो आपको होगा ब्राउनियन मूवमेंट से बताते हैं। फिर दूसरा होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वेग होता है, वेग। बेटा वो किसके समानुपाती होता है, वो सुनना आप, ठीक है, 1/डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है, जो मीडियम होता है। बेटा जो घनत्व है, घनत्व मीडियम का घनत्व समानुपाती 1/, साइज ऑफ सीपी, सीपी का आकार। बेटा ये है ना, आपको बता दें, ये क्वेश्चन बस आने के इंतजार में है, क्योंकि नीट में आया नहीं है, मेंस में और आईआईटी में आ चुका है, और आप समझ लो कि बस नीट में आने की तैयारी नहीं है। सर हाँ सर ये गति गोंद में दिखेगा क्या? गोंद भी एक कोलाइडी विलयन है तो? बेटा गोंद में आप यूं समझना, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट सुनना। बेटा धूल के कण है ना, जो डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, ये भी ऐसा नहीं है कि सारे डस्ट पार्टिकल कोलाइडी कण है। जो धूल का कण नीचे बैठा हुआ है ना, अभी भी आपके कमरे में, ऐसा नहीं है कि डस्ट नीचे नहीं है, डस्ट जमीन पे बैठी हुई है, वो कोलाइडी कण नहीं है। जो डस्ट हवा में सस्पेंडेड है, जो हवा में है ना, वही है। वैसे ही जो कोलाइडी, जो गोंद का कण मान लो पानी में है, तो जो आपको आंखों से दिख नहीं रहा वो उसमें है, उसमें बिल्कुल ये पाया जाएगा, उसकी गति रैंडम ही होगी। लेकिन जो गोंद का कण नीचे बैठ गया है ना बेटा, जो बड़ा कण है, वो सस्पेंशन है, वो फिर कोलाइडी नहीं है। आपका अगर क्वेश्चन ये है कि सर गोंद, हर कोलाइडी कण में ये प्रॉपर्टी होगी, ऑलवेज होती है ब्राउनियन गति। सुन ली मेरी बात? हाँ सर तो सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो दिख जाएगा हर कोलाइडी विलयन में ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। इसके बाद बेटा ये हो गया, अब ध्यान देना बेटा, इसके बाद फिर एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सभी स्टूडेंट, ठीक है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडर पार्टिकल CP पर आवेश की गणना। देखो मैं सीधे है ना, इसकी जो बेसिक थ्योरी है वो इसके बाद वो आपको कठिन लगेगी भाई। जैसे एक जीटा विभव होता है, जीटा पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, मतलब आप कहोगे सर कैसे कैसे नाम ले रहे हो आप। सबसे पहले मैं वो काम कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में आ रहा है। मैं भी आपको बताऊंगा नीट में कैसे 2 साल लगातार आया, फिर ब्रेक छोड़ के, एक गैप छोड़ के, फिर 1 साल आया ये क्वेश्चन। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप 1, टाइप ए। मैं इसको बोलता हूँ सिंपल टाइप, सिंपल टाइप। इसमें क्या होता है, इसकी जो थ्योरी है, इसकी जो थ्योरी है, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए मतलब ये इतनी सी बात है, पीपीटी में जो कॉमन आयन होगा, कॉमन आयन होगा वह चार्ज, आवेश को डिसाइड करेगा। इतनी सी बात है, अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बेटा, क्वेश्चन ही पूछेगा इन दीज केसेस आइडेंटिफाई। हेलो सर। हाँ सर वो पीपीटी में जो के बाद क्या लिखा है? चार्ज कॉमन आयन। कॉमन है, समान, अभी आ जाएगी बेटा पास में। आइडेंटिफाई द चार्ज ऑन सीपी, कोलाइडी कणों पर आवेश बताएं। बेटा आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, मैं बिल्कुल ढंग से आपको लैंग्वेज में भी होगा, वो एक लैंग्वेज में भी लिखूंगा, FeOH होल साइज, इसमें मिला रहा FeCl3, फिर ये सेकेंड में FeOH होल साइज, इसमें मिला रहा हूँ NH, फिर थर्ड में AgI, इसमें मिला रहे KI, फोर्थ में AgI, इसमें मिला रहे AgNO3, इसमें मिला रहे AgNO3, फिफ्थ में AS2S3, इसमें मिला रहे K2, सिक्स्थ में AlOH होल साइज, इसमें मिला रहे NH। हाँ बेटा आपको देखो मैं बताता हूँ, आपको साफ साफ दे रखा होगा, इधर वाले जितने भी लिखे हैं ये सारे आउटशेप, आउटशेप पीपीटी, और ये विद्युत अपकृति, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन में लैंग्वेज में भी लिख दूंगा, पर आप सुनो, मतलब ये क्या है, आपको शीट में पीजीएफ में 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे और आप कहेंगे सर बड़ा आसान नहीं है। आपको क्या बोलेगा, थोड़ा लैंग्वेज कठिन करने के लिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ताजा बने फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप में FeCl3 विद्युत अपघट्य मिलाने पर बनने वाले कोलाइडी कण पर आवेश बताएं। तो बेटा आपको करना क्या है, आप सुनना मेरी बात। आप है ना, सबसे पहले तो जो अवक्षेप होता है ना पीपीटी, बट आप सबसे पहले क्या लिख लो, पीपीटी को एज इट इज लिखो। पीपीटी आपने लिख दिया फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब क्या है, ये पीपीटी तो एज इट इज लिख दिया आपने, ठीक है, ये एज इट इज। अब इन दोनों में कॉमन आयन देखो, समान आयन बेटा, इन दोनों में कॉमन आयन कौन सा है?
कौन सा कॉमन आयन है? आधे प्लस के इधर और प्लस के इधर में Fe3+. Fe+, तो बेटा आप ये लिख दो Fe+. इसका मतलब ये पूरा कोलाइडल पार्टिकल हो गया, ये Cp है, ये पूरा इधर, और ये कौन सा चार्ज हो गया? प्लस चार्ज हो गया। आ रही है मेरी बात में? ध्यान से देखो बेटा, बहुत फ्री के मार्क्स। अगले वाले में फिर क्या लिखोगे? फेरिक हाइड्रोक्साइड लिख दिया। अब कॉमन आयन पहचानो कौन सा होता है? OH. OH, और OH पे क्या होता है? माइनस, तो ये वाला कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज। अरे आ रही है बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अगला बोलो, पहले में क्या लिख दूं? AgI. 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 फिर क्या लिखूं उसके बाद? I minus. I माइनस। माइनस, तो ये वाला कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज। अगला बोलो क्या लिखूं पहले? AGI. AgI. AgI, और फिर क्या लिखूं मैं? I minus. नहीं, I माइनस कैसे बेटा? Ag Plus. Ag+, Ag+ होगा. तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगला AS2S3, क्या लिखूं बेटा? S. Minus. S सर माइनस, एस तो ये नेगेटिवली चार्ज। अगला बोलो क्या लिखूं बेटा? पहले तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अब क्या लिखूं? OH. सर OH माइनस। बेटा आपको पता चल रहा है ये सारे फ्री के मार्क्स हैं। बोलो, अगर वो बोलेगा AgI के अवक्षेप में Ki मिलाया जाए तो बनने वाला कोलाइडी कण होगा, 4 ऑप्शन कैसे देता है? उदासीन, धनात्मक, ऋणात्मक, ज्ञात नहीं कर सकते, तो ऋणात्मक हो जाएगा। अरे आ रही है बात समझ में बेटा? Yes, बिल्कुल sir. फ्री के मार्क्स हैं, बिल्कुल फ्री के मार्क्स। ठीक है, एक और पूछ लेता हूँ मैं आपसे। ठीक है, सर इसको थोड़ा और बताइए ना, मेरे को समझ नहीं आया। ये तो बेटा बहुत आसान से है। चलो देखो, आप एक पूरा ढंग से बताता हूँ। मेरे को 7th नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है AgBr, ये PPT दे रखा है, इसमें मिलाया KBr। ठीक है, अब बताओ, आप बताओ बेटा। सबसे पहले मैंने क्या बताया? जो ये विद्युत अपकट्टे दे रखा होगा, विद्युत अपकट्टे, आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिख लेंगे बेटा? जो PPT है एज इट इज लिख लो। तो क्या लिख दिया? AgBr लिख दिया। अब पता है क्या देखोगे आप? इन दोनों में कॉमन आयन क्या है? समान। बेटा Br ही तो समान है, तो आप क्या लिखोगे? Br माइनस। आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो। यस सर। और देख लो, एक और देख लो। सर इसमें पीपीटी और विद्युत अपघट्य में अंतर कैसे जानेंगे हम लोग पेपर टाइम में कि ये दे पीपीटी रखा होगा, दे रखा होगा टाइप ए में बेटा, इसीलिए मैंने लिखा है टाइप ए जो है ना आपके पास। टाइप ए ये सिंपल है। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप ए तो बहुत सिंपल है क्योंकि उसमें दे रखा होगा आपको, पीपीटी भी दे रखा होगा और विद्युत अपघट्य भी दे रखा होगा। ठीक है, दोनों गिवन होंगे। मतलब क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कौन बिल्कुल, कौन हाँ बिल्कुल विद्युत अपघट्य है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अभी टाइप बी आएगा, उसमें आपकी बात पूछना सही है। ठीक है, उसके बाद ही बेटा आपको सेकंड, अभी पहले AgCl ये वाला कर लेता हूँ। AgNO3, ये विद्युत अपघट्य दे रखा है। अब बेटा जिन्होंने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, मैं उनको बता दूं सॉल्यूशन। बेटा इसमें सबसे पहले तो आप क्या लिखना है? PPT लिखना, PPT लिखना, AgCl। अब आप देखिए दोनों में कॉमन आयन, कॉमन आयन कौन सा है बेटा? Ag+ है। तो ये वाला कोलाइडी कण कैसा हो गया? धनात्मक हो गया। तो बेटा ये तो हो गया आपका टाइप ए। ठीक है, अब आपको टाइप बी पे आ रहे हैं बेटा। टाइप बी, टाइप बी बेटा ये है थोड़ा सा टिपिकल, इसकी तैयारी करते हैं अपन। ठीक है, हालांकि ये मैं आपको बता दूं, जब आप लोग क्या है, आसान कब होगा? जब आप आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य चैप्टर पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आप कहेंगे सर नहीं ये तो चीज आसान थी। पर क्योंकि अभी आपका आयनिक साम्य नहीं पढ़ा हुआ, तो क्या है कि अभी एक बार देखो क्या क्या सबसे पहले आप याद करेंगे। क्या याद करेंगे? पहला पॉइंट, इनके KSP कम होते हैं। इनके KSP को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट।
कम होते हैं, कम होते हैं, विलेटा गुणनफल कम होते हैं, ये विलेटा गुणनफल, विलेटा गुणनफल कम होते हैं। अतः इनके अवक्षेप पीपीटी इजीली बन जाते हैं। बन जाते, तो बेटा ये आपको याद करने पड़ेंगे। फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपको याद करना पड़ेगा। AS2S3 Sb2S3 आपको याद करना पड़ेगा। AgI, AgBF, AgCl, ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे। एक तो KSP का है AC। फिर आपको याद करना पड़ेगा 2 नंबर पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत आपूर्ति, प्रबल विद्युत आपूर्ति। आप कहेंगे सर प्रबल का मतलब क्या है यहाँ पर? जिनका अल्फा कितना होता है 100%, मतलब जो पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, पूर्णतया। तो बेटा इसमें क्या आएंगे? KCl आएगा, जितने भी लवण आते हैं KNO3 आएगा, AgNO3 आएगा, ध्यान रखना ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 आएगा। फिर अपने पास आएगा H2SO4 होता है, HCl होता है, NaOH होता है, KOH होता है, ठीक है, KI होता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक का आपको एक ही ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट। दुर्बल विद्युत आपूर्ति, जिनका अल्फा होता है 0 से 8%, मतलब आयनन कम, लो आयनाइजेशन। तो बेटा इसमें आपको ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी क्या इस चैप्टर के लिहाज से ही बता रहा हूँ, ठीक है। बेटा आपको मैं बताऊं, आप है ना ध्यान से सुने, अदरवाइज और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप भी है कि अदरवाइज आपसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे नहीं। देखो क्या होगा इसमें, इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा कि भाई कहीं भी ये बन रहा है ना, अब अपने आप पहचानना पड़ेगा। अभी जो पूछा था ना टाइप ए में, तो वो सीधे सीधे पीपीटी दे देगा। इसमें जब ये बनेंगे, ये जब बनेंगे तो इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि अरे हाँ सर ये पीपीटी बन गया, AgI ये इसका पीपीटी बन गया सर, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अभी तो आप इन दो को कम से कम 1 और 2 की ये आसानी से पीपीटी बना लेते हैं। अभी आप देख लो फेरिक हाइड्रोक्साइड और सिल्वर आयोडाइड, ये इजीली पीपीटी बना लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूरी बात समझना। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, तो when AgNO3 is mixed in KI solution, और ऐसा दे दिया जाएगा AgNO3 is mixed with excess of KI, और ऐसा दे दिया जाएगा AgNO3 plus KI plus KI। मतलब यहाँ दे दिया जाएगा 0.21 100 ml
0.2 है, 200 है। सर एक्सिस मतलब आधिक्य ना? हाँ आदित्य, हिंदी में लिख देता हूँ, तो हिंदी में लिख देता हूँ। AgNO3 को KI विलियन में मिलाया जाता है। या AgNO3 को KI के आधिक्य में मिलाया जाता है। या फिर ये वाली बात तो है ही, ठीक है। अब बेटा है ना, आप चीजें आसान नहीं रहेंगी, आप ध्यान से समझना, है ना, ठीक है। ध्यान से देखो सॉल्यूशन, क्या क्या करना होगा आपको, पहले आप समझना बेटा। जो उसका पहला है ना, ये पहला जो भाग, ये सबसे कठिन है भाई। इसमें कहीं आधिक्य नहीं लिखा हुआ है। आप ये देखो, दूसरे भाग में क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है और तीनों मैंने टाइप लिख दी। अगर क्वेश्चन दूसरा, ये दूसरा और का दूसरा भाग, बेटा ये टिक लगाया है मैंने, और का दूसरा भाग, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ना कि KI आधिक्य में। बोलो बेटा, बोलो। अरे और का जो सेकंड पार्ट, और का जो यहाँ लिखा हुआ है ना एक्सेस, इसमें ये लिखा है आधिक्य, लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। अच्छा, तीसरे वाले में देखो, जहाँ डेटा दे रखे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना। तीसरे वाले में MV का मल्टीप्लाई 20 आ रहा है, इसमें 40 आ रहा है, ज्यादा कौन सा आ रहा है? KI। कुल मिला के क्वेश्चन का टाइप क्या था बेटा? टाइप ये था, टाइप ये था, टाइप ये था कि AgNO3 और KI को मिक्स किया गया है, जिसमें KI किसमें था? एक्सेस में था। आप मेरे को बताओ, और के लास्ट वाला भाग, मैं देखो प्रेशर दिखा रहा हूँ, प्रेशर, ये देखो लाल रंग का प्रेशर दिख रहा है। लास्ट वाला भाग में तो पता चल रहा है कि आधिक्य में, दूसरे भाग में एक्सेस लिखा हुआ है, तीसरे में समझना, पहले वाले में समझना बेटा। देखो जब भी क्या होगा, आपने, सुनना बेटा मेरी सभी बात सुनो। आपने एक पात्र लिया, पानी लिया और उसमें एक विलयन बना दिया। अब बाहर से जब भी कोई चीज डालेंगे ना, तो वो हमेशा कम मात्रा की होती है। तो जो पहली वाली लैंग्वेज है ना, उसका मतलब भी ये है कि AgNO3 क्या होगा? कम क्वांटिटी में होगा बेटा। क्वेश्चन का सबसे पहला भाग, ठीक है, मेरे को यस और नो में जवाब देना। आप मुझे ये बताओ, आप क्या ये पहचान पा रहे हैं कि यहाँ पर AgNO3 जो है वो कम क्वांटिटी में है और KI ज्यादा क्वांटिटी में है? देखो बेटा, सभी लैंग्वेज से पहचानो। यस सर, आ रहे हैं। यस सर। सर वो MV है कि MW है? MV है बेटा, MV है। MV। हेलो सर, हाँ V in ML है ना? हाँ, VML। ये हाँ, 20 ये और 40 कहाँ से है सर? ये बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, 0.2 into 100, तो 0.1 से 1 0 कट जाएगा, 20 आ जाएगा, 0.1 ओके। 0 कट 40 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दो बेटा, अभी है ना, अभी कई चीजें हैं इसमें आपके समझने के लिए, करने के लिए। अब ध्यान देना बेटा, इसमें क्या होगा, इसमें आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी। AgNO3 प्लस KI, बेटा ये रिएक्शन करें, इससे बनेगा क्या? AgI प्लस KNO3। पहले बताओ, एक आसान सी रिएक्शन है, इससे ये प्रोडक्ट बना सकते हो ना? बोलो बेटा। AgNO3 और KI की रिएक्शन से ये दो चीजें बनेंगी, ये तो एक आसान सी बात है ना। विपरीत आयन अभिक्रिया करेंगे। यस बोलो। सर। यस अब पता है क्या करना पड़ेगा? अब आपको इसके नीचे सारी चीज लिखनी पड़ेगी। ये आधिक्य में था, एक्सेस। आप बताओ, इन 4 स्पीसीज है, इन चारों में जो आपको याद होगा, अवक्षेप एक का ही बनेगा। अवक्षेप किसका बना? AgI का।
बेटा ये याद होना चाहिए AGI। अगर मैं आपसे बोलूँ ना बेटा, ईमानदारी से बोलूँ कि आपको पेपर में नंबर लाने, तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो यहाँ लिखा है ना, आप तो इस चैप्टर के लिए ये दो ही याद कर लेना, ये दो। जहां भी फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा वो अवक्षेप होगा, AGI बनेगा वो अवक्षेप होगा, ये सब भी करने की जरूरत नहीं है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? हेलो सर। हाँ बेटा। सर फर्स्ट पॉइंट पूरा दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट लेना है। सर हम्म ये बॉक्स में मतलब जितना भी है उतना जो भी बनेगा वो सब अवक्षेप रहेगा हाँ ना? बिल्कुल, वो हमेशा अवक्षेप रहेगा, बनते ही अवक्षेप में बदल जाते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर ठीक है। थर्ड पॉइंट भी। हाँ थर्ड पॉइंट, ओके सर, थैंक यू। हो ठीक। गया। हाँ अब ध्यान दो बेटा, देखो अपने पास क्या बन गया बेटा, ये देखो ये आधिक्य में था PPT। अब जो PPT बना है ना, अब सबसे पहले जो PPT है उसको अलग निकाल लो बेटा, PPT को अलग, AGI PPT बन गया, ठीक है। ये PPT आपने अलग निकाल लिया, सबसे पहला काम PPT है। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, देखो अगर क्रिया कारक में एक एक्सेस में है तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। जो कम, हाँ बिल्कुल ये सही वर्ड, मैंने अभी मूल अभिधारणा पढ़ाया नहीं, ये लिमिटिंग रीजन, ये खत्म हो जाएगा बेटा। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? ये खत्म हो जाएगा। देखो जो कम होगा वो क्रिया कारक खत्म हो जाएगा, उस पे क्रॉस लगा दो। अच्छा अब जो जो बच गया, अवक्षेप के अलावा जो जो बच गया, अवक्षेप के अलावा, अवक्षेप के अलावा बेटा, अवक्षेप के अलावा क्या क्या बचा वो ध्यान दो। एक तो KI बचा और एक क्या बचा, KNO3। ये लिख लो आप, जो बच गए, ये जो बचे। अब आप वापस ये लिखो, अवक्षेप लिखो AGI। अच्छा अब कॉमन आयन बेटा, इसमें इन दोनों से संबंधित कॉमन आयन कौन सा है, सारे मिलाकर इससे संबंधित आई है, केवल आई है, I minus. तो I क्या हो माइनस। जाएगा, I माइनस, तो ये ऋणात्मक कोलाइड और ये वाला कोलाइड बन जाएगा। मैं है ना वापस बताता हूँ आपको। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, दूसरा इसमें आपको आती जाएगी बात समझ में। सर अब उसमें अगर के नहीं होगा क्या? AgNO3 नहीं, K नहीं नहीं है। वो कॉमन नहीं था ना, इसलिए नहीं होगा। हाँ AgNO3 प्लस KI, ये मिक्स किया है, ये दे रखा है आपको एक्सेस में। अब वही क्वेश्चन है, कोलाइडल पार्टिकल क्या बनेगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, लैंग्वेज में लिख देगा, ऊपर जो लिखी हुई है ना कि कौन आधिक्य में है वो बता देगा। अब सॉल्यूशन देखो बेटा, बेटा ध्यान देना सभी। सबसे पहला काम क्या करेंगे, रिएक्शन। AgNO3 की रिएक्शन कराई KI से, क्या बनेगा बेटा, AgI प्लस KNO3। आप लिख दो, एक्सेस में ये है, एक्सेस में ये है। अब मेरे को बताओ अवक्षेप किसका बनेगा, AGI। तो ये अवक्षेप लिख दिया बेटा। ये क्या आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो मैंने तो बोला ना अभी दो ही याद कर लो, AGI और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बन गया। अब सबसे पहला काम क्या करोगे आप, अवक्षेप को अलग निकाल दो, AGI को अलग निकाल दो। अब जो देखो आप क्या करना, आप सुनना मेरी बात, अब क्रॉस मार दो, जो कम है ना क्रिया कारक में, जो कम है उसको तो क्रॉस मार दो, ये क्रॉस हो गया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना बेटा, जो बच गए, बचे क्या क्या, AgNO3 एंड KNO3। ठीक है, अब कॉमन इसके साथ में कॉमन देखो कौन सा है, इसके साथ में कॉमन कौन सा, AGI और इन सब कौन सा है, एंड इन दोनों का नहीं देखना बेटा, इसके साथ में AGI के साथ में कॉमन आयन कौन सा है, Ag प्लस। आ रही है बेटा बात समझ? यस सर। भाई इसमें इसका आई, भाई दो ही देखने कि AG है या I है, तो कॉमन कौन सा बचा, AG प्लस I। समझ लो मेरी बात, ठीक है। बोलो बेटा, अभी आएगी और बात, अपन यहाँ बात खत्म है। समझ में नहीं आया। तो देखो बेटा सर- और देखो इसके ऊपर।
सर NO3 को भी तो ले सकते थे ना हम लोग। बेटा कॉमन किसके साथ देखना है, कॉमन किसके साथ देखना है, कॉमन PPT के साथ इसलिए। हाँ हमेशा पीपीटी के साथ देखें, पीपीटी के। ओके सर। अब आगे भी बेटा अब ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना कि कॉमन किसके साथ देखोगे, पीपीटी के साथ, ठीक है। देखो बेटा अब अगला क्वेश्चन देखो, FeCl3 प्लस NaOH, ये एक्सेस में है कोलोइडल पार्टिकल। बेटा सभी स्टूडेंट इधर उधर नहीं हो, आप ध्यान दो बेटा, ठीक है, सभी ध्यान से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है, सॉल्यूशन ध्यान देना बेटा। FeCl3 प्लस NaOH, पहले मेरे को बताओ कोई प्रोडक्ट बना के बताएगा क्या क्या बनेंगे इससे। सर FeOH3 प्लस NaCl। वेरी गुड, इतना बेटा आप कर सकते हो ना, इतना NaCl। हाँ वो बैलेंसिंग की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। पहले मेरे को बताओ ये बात आ रही है समझ। अच्छा अब नीचे लिख लो एक्सेस। अब मुझे बताओ पीपीटी किसके नीचे लिखेंगे। FeOH3। वेरी गुड। अच्छा अब मेरे को बताओ अब अगला स्टेप क्या करेंगे। पीपीटी से सिमिलैरिटी मिलाएंगे। पीपीटी को अलग निकाल लिया पीपीटी को अलग। अच्छा अब मैं एक को क्रॉस करता हूँ, किस वाले को क्रॉस करूँ, FeCl3 को कम क्रॉस। है ना, जो कम है उसको क्रॉस कर दो। अब बच क्या क्या गए मेरे पास, देखो पीपीटी तो अलग हो गया, ये पीपीटी तो अलग हो गया, बच क्या गए NaOH एंड NaCl, ठीक है। अच्छा अब आप मेरे को ये बताओ कॉमन आयन किसके साथ में देखूंगा, OH पीपीटी के साथ। कॉमन आयन क्या आ रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ क्या आएगा, OH माइनस। OH नेगेटिव। तो ये कैसा बन गया, नेगेटिवली कोलोइडल पार्टिकल। अरे यार ये बेटा मेरी बात समझ में। यस सर। अगला देखो बेटा, ये क्वेश्चन ये था 2 के बाद 3 था, ये अब 4 नंबर। एक्सेस जो है हमेशा गिवन ही होगा। बेटा एक्सेस गिवन होगा, या तो इस रूप में गिवन होगा कि m और v का गुणनफल करके देखना होगा, m और v का गुणनफल, ये देखो ये, या फिर आपको साफ साफ एक्सेस लिखा होगा, या एक बात क्या जो सबसे ऊपर लिखी हुई है बेटा, आप सभी देखना। भाई आप ये बताओ अगर मैं ऐसा करूं, यहाँ विलियन के अंदर क्या है, AgNO3, ये AgNO3, ठीक, और ऊपर से मिला क्या रहा हूं मैं, Ki। तो बेटा जो विलियन में होगा ना, एक्सेस में क्या होगा, AgNO3। आ रही है क्या मेरी बात समझ में। अगर मान लो क्वेश्चन में ये बोलता है वो कि KI विलियन में मैंने मिलाया क्या, AgNO3, तो जो मैं मिलाऊंगा ये हमेशा कम होगा, जो मैं मिलाऊंगा वो कम होगा, और जो विलियन होगा यही क्या होगा, एक्सेस में। बेटा आ गई मेरी बात समझ में, बोलो। यस सर। तो अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले अगला क्वेश्चन देखें आप। बेटा ये दे रखा है आपको FeCl3 प्लस NaOH, आपको ये दे रखा है एक्सेस में कोलाइडल पार्टिकल कैसा बनेगा ये पूछा। सॉल्यूशन पे आते हैं, सबसे पहला काम रिएक्शन लिखते हैं अपन, FeCl3 प्लस NaOH, क्या लिखोगे बेटा, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl। अब बताओ बेटा इसके नीचे ये तो एक्सेस लिखा हुआ, ये पीपीटी किसके नीचे लिखूं बताओ मुझे, FeOH3। FeOH3। ये पीपीटी आ गया। माइनस और फिर अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ, अलग किसको निकाल दूं इसमें, पीपीटी। पीपीटी को। पीपीटी अलग निकल गया। अच्छा क्रॉस किसको करना है ये बता दो मेरे को, NaOH। NaOH को क्रॉस कर दिया, बचे क्या किया, FeCl3 एंड NaCl। अब बताओ इसके साथ कॉमन कौन सा है, Cl माइनस। अरे Fa+3 है ना, पीपीटी के साथ कॉमन। सॉरी सर। हाँ OH तो आएगा ना सर। अरे Cl पीपीटी के साथ, तो Fa+3 हो गया।
तो बेटा ये कैसा बन गया, कैटायनिक बन गया। और ये मेरी बात समझ गया बेटा? यस सर। सर हाँ यहाँ पे इसके जो अगला क्वेश्चन लिए थे उसमें तो हम लोग इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो गया फिर? उसमें OH को लिए थे, इसमें Fe को लिए हैं। इसमें OH माइनस था ना बेटा, देखिए यहाँ पर क्या था, ये वाला, इन दोनों में से जो कॉमन था वो OH, इसमें कहीं भी Fe नहीं है, देख कहीं भी है वाइट ब्रैकेट, कहीं भी Fe नहीं, इसमें कॉमन कौन सा है, OH माइनस। ठीक है ओके सर, समझ आ गया, थैंक यू। ठीक है। चलो अब है ना इसको मैं सम अप करता हूँ बेटा, आप है ना मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं आपको ये बता दूं, ये जो आज का लेक्चर है ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, और मैं श्योर हूँ आप है ना, जो नीट का या जो जेई मेंस का भी अभी अप्रैल का एग्जाम बच रहा है, तो जो भी आप दोगे आप देखना आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से मिल ही जाएगा। सबसे पहली बात बेटा, कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लक्चुएशन वैल्यू की यूनिट, तो मिलीमोल्स पर लीटर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हार्डी-शुल्जे नियम, जिसमें जितना ज्यादा आवेश होगा स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी। कोएगुलेशन पावर, कोएगुलेशन पावर, कोएगुलेशन पावर उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन जो कोएगुलेशन वैल्यू होगी वो उतनी कम हो जाएगी। कोएगुलेशन पावर एंड कोएगुलेशन वैल्यू, क्षमता और मान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फिर बेटा ये वाली चीज, ये 3 क्वेश्चन आपको ढंग से समझने, बार बार देखो इनको। इसका एक भाग कल जो मैंने आपको बताया था कि आपको याद होना चाहिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड धनात्मक होता है, आर्सेनिक सल्फाइड ऋणात्मक होता है, धातु ऑक्साइड धनात्मक होता है, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर धनात्मक पता चल रहा है तो जो इलेक्ट्रोलाइट है विद्युत अपघट्य का कौन सा भाग लेना है, ऋणात्मक लेना है, ये आपको देखना है। फिर अपन विद्युत कण संचरण, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे अपन परिमाण नहीं पता कर सकते, ये जरूर पता कर सकते हैं कि आवेश धनात्मक होगा या ऋणात्मक या उदासीन, इवन उदासीन, अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उदासीन हो जाएगा। ब्राउनियन गति है तो ब्राउनियन गति में टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग मोशन, फिर ये इसके कौन सी चीज को बताता है, इसके इस वाले बात को बताता है, मैकेनिकल या यांत्रिक प्रभाव को, तो मैकेनिकल या यांत्रिक प्रभाव या गतिक प्रभाव को बताता है। और घनत्व ज्यादा होगा, अगर मान लो कमरे के अंदर धूल का कण है, अगर मैंने क्या है बहुत सारी इसके अंदर गैस भर दी, तो उस कण की गति क्या हो जाएगी, धीमे हो जाएगी। माध्यम जितना ज्यादा घनत्व वाला होगा तो उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी। और कोलाइडी कण का साइज अगर छोटा है तो वो तेज भागेगा, तो छोटे साइज की वेलोसिटी ज्यादा होगी। फिर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, चार्ज की पहचान। पहला टाइप होगा जिसमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कौन सा अवक्षेप है। जब आपको दे रखा होगा कि अवक्षेप कौन सा है और विद्युत अपघट्य कौन सा मिला है, तो अवक्षेप और विद्युत अपघट्य में कॉमन आयन देखना, बिल्कुल आसान था, ठीक है। लेकिन अगर उसने इस तरीके के क्वेश्चन दे दिया, एक आधिक्य में एक कम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये टेबल में कम से कम इस चैप्टर के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड और AgI इजीली पीपीटी बना लेते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन आप देखो 2 बार 3 बार, पर आज का मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्री के मार्क्स, ठीक है। सुन रहे हैं बेटा मेरी बात ध्यान से? यस सर। ठीक है, और मैंने आपको बोल भी दिया ये चैप्टर वो है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं ये तो मतलब, या फिर ऐसा बोलते आते हैं 12वीं से, अरे ये तो थ्योरेटिकल है, आसान सा है पढ़ लेना, पर आपको पता चल रहा है ना कोई इतना आसान चैप्टर भी नहीं है, शब्द भी नए नए आ रहे हैं, स्कंदन, ऊर्णन, विद्युत कण संचरण, जो किसी और चैप्टर में काम में नहीं आते हैं। तो बेटा आसान नहीं है ये वो क्वेश्चन है जो बाकी स्टूडेंट सोचते हैं कि हम कर लेंगे पर होते नहीं है, तो देखो ध्यान से आप इसको, ठीक है, ओके ओके सर। ओके सर। तो बेटा आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, आपको मैं इसकी PDF भेज दूंगा। मैंने है ना अभी जैसा बोला था, शायद जब लास्ट क्लास मतलब जब बीच में जो ब्रेक आया उससे पहले जो क्लास थी उसमें लेक्चर 3 की PDF रह गई थी, मैंने 1-2 स्टूडेंट को जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको भेज दी है, तो वो क्या है जो कॉमन ग्रुप बना हुआ है उसमें डाल दें उसके,
और ये अभी मैं भेज रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके बाय सर, बेटा, गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, ठीक है? सर हाँ पता नहीं कौन कौन ना सबके नेम से डबल डबल नेम करके ना सब मतलब कि टाइप नेम चेंज कर रहे हैं। मेरे नेम से भी बीच में सर कोई किया है। पॉकेट का मैसेज कर रहे सर, उसी कारण चैट बढ़ रहा है, फिर हम लोग को डांट पड़ तनु रहा है। नाम से भी 2 Yes, लोग sir. हैं और मैं पूछ सर रही हूँ तो वो सर बकवास बहुत कर सारे रहे हैं। नाम से अरे कर रहे मेरे हैं। बहन यहाँ भी तनु आया। हाँ हाँ तुम तनु वापस, मेरे नाम से भी है। बहन मेरे नाम से मेरे भी मैं नाम से भी। पूछ लूँ प्यार से तो बोलता अरे है सर क्या को हो रहा बोल है। दे तो, सर को अरे बोल दे अरे सर अरे को। तुम लोग बच्चों ये सुनो, हाँ कल मैं इसकी सेटिंग चेंज कर दूंगा। आप लोग मजबूर कर रहे हैं हमें और सेटिंग चेंज करने को। कल से चैट में आप सिर्फ केवल होस्ट से बात कर पाएंगे और किसी से नहीं। ये आप लोगों ने मजाक लगा रखा है। मैं बहुत देर से सेटिंग चैट पढ़ रहा हूँ, किसी ने मेरा नाम भी रखा हुआ है कि कोई वो बकवास कर रहा है। कल से सारी सेटिंग चेंज करके केवल होस्ट से चैट करने की परमिशन होगी आपको, किसी को नहीं। और ठीक है, और अपने आप को सुधारो और पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके ये सर। सब बकवास से दूर रहो, वरना मुझे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे हम लोगों को, ठीक है? सर हाँ बेटा। सर अमित सर को बोल रही थी। हाँ हाँ, हाँ। अमित सर सॉरी सर, बीच में मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं मेरी तो क्लास हो गई सर, हो मैसेज देना गई। जरूरी था। ये बहुत देर से देख रहा हूँ चैट बॉक्स में बकवास किए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा किसी ने मेरा नाम रखा हुआ है, किसी का दूसरे टीचर का नाम रखा हुआ है, और मैं उस लड़के को भी पकड़ लूंगा, ठीक है ना, जिसने ये सब किया है। और कल से सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी अपन को। सर ये पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, अपन को सुनते नहीं है और आपस में बातें करते रहते हैं बस, ये बात इधर उधर की। सही कह रहे हो सर। सॉरी सर, मैंने डिस्टर्ब किया नहीं नहीं आपको, है अरे ना? नहीं हाँ हाँ ओके। ओके ओके।